नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि आपके लिए ये एक गोल्डन चांस है, इसको आप हाथ से मत जाने दें। ओके, आप अच्छे से मेहनत करें, अपना 100% दें और इसमें एक सीट आप अपना पक्का करें, जिससे आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होगा। ओके दोस्तों, आपके इस एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर दिया है और आज ये हिंदी का 5वां क्लास है। तो यदि आप लोग पहले वाला ऑल 12 क्लास नहीं देखे हैं तो देख लें, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस हिंदी 2024 करके, और कंप्यूटर के लिए एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पहले वाला आप ऑल 12 वीडियो देख लें और आगे जो भी वीडियो आएगा आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। ओके, हिंदी कंप्यूटर के अलावे आपके लिए जीके का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग जीके का टेस्ट सीरीज भी बना सकते हैं। उसके लिए एनवीएस जीके 2024 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जितना भी टेस्ट सीरीज आया है आपको उसी में मिलेगा और आगे एग्जाम तक कंटिन्यू आते रहेगा। कंटिन्यू वीडियो देखते रहे, एक अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग हिंदी का 5वां क्लास पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पिछला क्लास में समास स्टार्ट किए थे और उसमें द्वंद्व समास आपको बताए हैं, है ना। तो इसी के आगे आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपको एक ज़बरदस्त बेसिक कंसेप्ट देंगे। उसके बाद एमसीक्यू टाइप में प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग हिंदी का 5वां क्लास स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि हम सोच रहे हैं कि आपके लिए जीके का स्पेशल एक चैनल बना दिया जाए। वो स्पेशल उसमें जीके का ही वीडियो आएगा। ओके, जीके का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसमें कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके आपका एक प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या जीके का एक अलग से चैनल बना दें और उस पे ओनली जीके और करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, या इसी चैनल में बीच बीच में आपको जैसे दे रहे हैं उस तरह से देते रहें। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग हिंदी का 5वां क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं, समास। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि द्विगु समास होता क्या है। ओके, तो इसको सिंपल से भाषा में आप लोग इस तरह समझें, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। ओके, आपको यदि किसी समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक लगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो द्विगु समास है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझें द्विगु समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ओके, सिंपल सा भाषा में है। और इसमें क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान पद क्या होता है, गौण पद क्या होता है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ओके, और इस समास में क्या होता है दोस्तों कि इस समास में समूह अथवा समाहार का बोध होता है। मतलब आपको इस समास का विग्रह करने के बाद, इस समास को देखने के बाद आपको एक ग्रुप का बोध हो रहा है, तो वो समास आपका द्विगु समास हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन इसमें होगा कि उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में पूर्व पद प्रधान हो जाता है। जैसा कि आपको इससे पहले बताए थे क्लास में द्वंद्व समास का, तो उसका क्या था, उसमें दोनों पद क्या था, प्रधान था, है ना। तो आपको परिभाषा भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, कौन सा समास कहा जाता है। जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहा जाता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्विगु समास का ही उत्तर पद प्रधान होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा किस किस समास का कौन पद प्रधान होता है, कौन पद गौण होता है। ओके, हाँ, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है आपको पहला क्लास में बताए हुए हैं, समास के पहला क्लास में, तो आप लोग पहले वो अच्छा से देख लें। अब बात आती है दोस्तों कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें होता है, और ये मेनली प्रधान होता क्या है। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद या खंड कहते हैं। ओके, जैसा कि आपको अभी द्विगु में क्या था कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद पे मुख्य बल पड़ेगा, इसीलिए उसका उत्तर पद प्रधान है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो ये प्रधान पद हो गया। गौण पद क्या होता है, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे अप्रधान गौण खंड या पद कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, आपको द्वंद्व समास बताए थे, उसमें कौन सा पद
प्रधान था उसमें दोनों पद प्रधान था, दोनों पद पे बल पड़ता था। जैसे कि आपको बताए थे भाई बहन, पापा माँ, है ना। द्विगु में क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद क्या होगा, तो वो संख्यावाचक होगा, है ना। तो आइए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग इसके एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, पंचवटी का, है ना। यानी कि इसका अर्थ है कि पंचवटी यानी कि पंच मतलब 5 हो गया और वटी मतलब वृक्ष हो गया, है ना। जहाँ पे 5 वृक्षों का स्थान हो उसे हम लोग पंचवटी कहते हैं। तो इसमें समूह जो हो रहा है, किसका समूह है, वृक्षों का समूह है। कितने, 5। तो 5 आपका हो गया क्या, संख्यावाचक है। तो द्विगु में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और उत्तर पद जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंचवटी का अर्थ क्या निकलता है, जहाँ पे 5 वृक्षों का एक समूह हो उसको हम लोग पंचवटी कहते हैं। द्विगु समास में एक समूह का, एक समाहार का बोध होता है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं अगला। आपको सबसे पहले ध्यान देना है इसके संख्यावाचक पे, उसके बाद एक समूह का अर्थ निकल रहा है कि नहीं। शताब्दी मतलब, शत मतलब 100 और अवधि का अर्थ होता है वर्ष। ओके, 100 वर्षों का एक समूह हो उसे हम लोग शताब्दी कहेंगे। तो एक समूह का बोध हो रहा है और पहले जो इसमें आ रहा है वो संख्यावाचक आ रहा है और जो बल पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, बल वर्षों पे पड़ रहा है। यानी कि ये समूह है किसका, 100 वर्षों का समूह है, एक ग्रुप है किसका, वर्षों का, एक ग्रुप का बोध हो रहा है। इसलिए शताब्दी जो हो गया वो आपका द्विगु समास हो गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो उसको हम लोग द्विगु समास कहेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का जो समूह होता है उसे हम लोग नवग्रह कहेंगे। और ये नव यानी कि 9, पहला आपका इसमें क्या है, संख्यावाचक है और दूसरा आपका क्या है, उत्तर पद जो है वो इसमें प्रधान हो रहा है। ग्रहों का समूह है, एक ग्रुप का एक बोध हो रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्या है, चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह है, यानी कि 4 महीनों का जो समूह होता है उसे हम लोग चौमासा कहते हैं। पहला जो आपका है संख्यावाचक है, उसके बाद मासा जो है एक मासों का क्या है, समूह है। यानी कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यह महीना है, 4 महीना का जो समूह है, जोड़ किस पे पड़ रहा है, कि मासों का जो समूह है उसको हम लोग चौमासा कहते हैं, 4 मासों का समूह, है ना। तो इसमें संख्यावाचक भी है, एक ग्रुप का बोध भी हो रहा है, इसलिए यह आपका क्या है, द्विगु समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो आप लोग इसी तरह समझने का प्रयास करेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। ओके, ये आपका क्या है दोस्तों, तिराहा। इसमें क्या है, जहाँ पे 3 राहों का समूह हो, यानी कि एक ग्रुप का भी हो रहा है बोध और संख्यावाचक भी है। यानी कि ग्रुप किसका है, राहों का है, ग्रुप कितने राहों का, 3 राहों का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तिराहा जो हो गया वो आपका द्विगु समास हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तिरंगा, इसमें क्या है, जो 3 रंगों का समूह हो उसको हम लोग तिरंगा कहते हैं और ये आपका द्विगु समास हो गया। इसमें संख्यावाचक भी है और एक ग्रुप का भी बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें संख्यावाचक भी है और एक ग्रुप का भी बोध हो रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। ओके, चलिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। त्रिफला मतलब 3 फलों का जो समाहार होता है, त्रिफला कहते हैं। यानी कि इसमें संख्यावाचक भी है और एक समाहार का भी इसमें बोध हो रहा है। तो दोस्तों ये आपका हो गया द्विगु समास। आपको कंसेप्ट इसका समझा दिए, कुछ एग्जाम्पल आपको समझा दिए और अब आप बहुब्रीहि समास समझ लीजिए। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे उस पर हम लोग द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब आपको बहुब्रीहि समास बता देते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके दोस्तों, द्वंद्व समास में क्या था, कौन पद प्रधान था, दोनों पद प्रधान था। द्विगु समास में क्या हुआ, उत्तर पद सिर्फ इसका क्या रहा, प्रधान रहा। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो ऐसा परिभाषा आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो उस समास को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोनों पद जिसका प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। भाई बहन समझ में आ गया। जिस समास का दोनों पद प्रधान ना हो यानी कि अप्रधान हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोग समझ लीजिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो यानी कि प्रधान नहीं हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त
सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसको सिंपल से भाषा में आप ये समझिए कि बहुब्रीहि समास का जो होता है कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसमें एक अतिरिक्त एक अन्य कोई दूसरे पद का बोध होता है, किसी और के तरफ ये इशारा करता है, इसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ओके, तो आइए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बता दें और थोड़ा थोड़ा आपको अंतर भी समझना पड़ेगा कि द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तीनों में क्या क्या अंतर आता है। कोई कोई समास ऐसा होता है जो आपको लगेगा द्विगु भी है, बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा और हम आपको बताएंगे। ओके, परिभाषा को कंठस्थ कर लीजिएगा, दोनों पद अप्रधान हो। ओके, यानी कि जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी, इसमें नील और कंठ जो है इसमें दोनों पद का कोई महत्व है नहीं, ये किसी और के तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि नीलकंठ ये किसी और के तरफ इशारा कर रहा है, यानी शिव जी की तरफ इशारा कर रहा है, शिव जी को भी नीलकंठ कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ये आपका क्या है दोस्तों, लंबोदर, मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी है ना, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। तो ये लंबोदर जो है वो किसी और के तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। हाँ, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है। आपको यदि नहीं पता होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि लंबोदर का अर्थ आपको पहले से नहीं होगा पता, गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगी, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, मतलब जो चक्र को धारण करते हैं उसे चक्रधर कहा जाता है और ये किसके लिए होता है, ये कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो ये चक्रधर क्या हो गया, वो बहुब्रीहि समास हो गया और चक्रधर माने कृष्ण जी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमौली, यानी कि चंद्र है सिर पर जिसके, मतलब जिसके सर पे चंद्र हो उसको चंद्रमौली कहा जाता है और ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, तो भगवान शिव के तरफ ही इशारा कर रहा है, भगवान शिव को चंद्रमौली कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। दशानन, यानी कि 10 आनन है जिसके, यानी कि 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण, रावण को दशानन कहा जाता है। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें तो 10 भी है, ये द्विगु भी हो सकता है ना, तो आपको इसमें ये समझना होगा कि किसी और के तरफ इशारा करे, इससे किसी और का अर्थ निकलता हो तो उसका आंसर बहुब्रीहि समास ही जाएगा, उसका आंसर द्विगु समास कभी नहीं होगा। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, किसी और के तरफ इशारा हो रहा है और वो संख्यावाचक ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी और के तरफ इशारा करे तो वो बहुब्रीहि समास ही होगा। इसमें क्लियर होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि किस समास में क्या अंतर आएगा, इसके लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों आपको द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास अच्छा से समझा दिए हैं और एग्जाम्पल भी समझा दिए। अब आपको इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेके, उसमें आपको अच्छा से अब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें।